हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बेहतर होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, अभी कुछ लोग संदेह में हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। हो ना हो उससे क्या मतलब है, अपनी तैयारी पूरी रखिए और चाहे जब हो, सडन हो या टाइम देकर हो, और आपको घबराना नहीं है। आप हमेशा उसके लिए तैयार रहिए कि हाँ, हम तैयार हैं, कभी भी एग्ज़ाम हो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में है बस केवल स्टडी करना, पढ़ना। ठीक है, तो उसको टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी चीज़ों में, अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे लगे रहिए। तो चलिए, अब अपने टारगेट पे लगे रहिए और हमारा जो काम है आपको तैयारी कराना, वो हम करते रहेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता, अच्छे से नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे घटना चक्र दृष्टि मार्केट में आ चुकी है, सबके पास पहुंच भी गई होगी लगभग। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अंदर रहते होंगे, अंदर कहने का सन जो गांव एरिया में है, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती होगी, तो उनके पास नहीं होगा, तो उनके लिए भी है ऑप्शन कि वो यूट्यूब से देख सकते हैं। तो उन्हीं उन्हीं के लिए ये मेहनत किया जा रहा है। और बाकी जो इसके पास बुक है, देखिए बुक से हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता जो फ्रेशर होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको बस मेन चीज़ें पढ़नी है। कुछ चीज़ें आपको बस एक बार रीडिंग मार करके उसको क्या करना है, बस एक बार, मतलब ये है कि आपकी मतलब नज़र की, आपकी जो दृष्टि है, वो आपकी जो नज़र है, एक बार उस पर उससे गुजर जानी चाहिए। हाँ, चीज़ें ये नहीं कि आप उसको रटो बैठ के, नहीं। हाँ, लेकिन कुछ फैक्ट जो है वो हमको रटने पड़ेंगे, वो हमें स्टोर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये वो भी देखें जिनके पास बुक नहीं है, और जो एक बार बुक पढ़ चुका है वो भी देखें। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार देख लेने से और दूसरी बार उस चीज़ों को सुन लेने से वो काफ़ी टाइम तक हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। टोटल 10 पेज है, मतलब वही 8-9 पेज होगा। तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही हम लोग खाली कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो जैसा कि ये जो आपका टॉपिक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है ये तो आपको पता ही क्यों इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में समकालिक चुनाव। समकालिक चुनाव क्या होता है, यानी कि जो लोकसभा है और जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, जो लोकसभा है और जो सभी राज्य विधानसभा हैं और जो स्थानीय निकाय है, लोकल बॉडी है, उनके लिए क्या एक साथ कराए जाने वाले चुनाव को कहते हैं समकालिक चुनाव। समकालिक चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्य विधानसभा और जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय निकाय हैं, उनके लिए एक साथ कराने जाने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? समकालिक चुनाव कहते हैं। और इसी समकालिक चुनाव को एक देश एक चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। क्या एक देश एक चुनाव, एक साथ चुनाव, ये अभी नया स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे देश में पहले से ही चला आ रहा था, यानी कि 1951 यानी 1951-52 से 1967 यानी 1967 तक ये क्या था, एक साथ कराए जा रहे थे। लेकिन बाद में ये बंद हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, अलग अलग कराया जाने लगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना, ये फैक्ट एकदम रट लेना है कि 1951-52 से 67 तक क्या था, ये एक साथ चुनाव का जो क्रम था ये चल रहा था, लेकिन बाद में ये समाप्त हो जाता है। और इसके बाद क्या है, एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का जो विधि आयोग है, अभी विधि आयोग नाम से 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। इस टॉपिक पर भी अभी आगे न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल ये देखना है कि भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी कौन सी रिपोर्ट, 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की थी। ये लाइन भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई? 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई। और इसके लिए क्या हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक समिति गठित की गई थी, और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समिति की। तो ये ध्यान रखना है कि उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, वो थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। क्लियर? अब ये मंजूरी प्रदान कर दी जाती है 18 सितंबर 2024 को। अब क्या होता है इसमें, ये जो प्रस्ताव पेश करते हैं उसमें ये होता है कि देश में जो चुनाव होगा,
ठीक है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो 2 चरण में कराए जाएंगे। किसमें? 2 फेज में कराए जाएंगे। पहला क्या होगा, पहले फेज में लोकसभा और जो विधानसभा है उनके चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, ठीक है। और सेकंड जो फेज होगा उसमें, उस सेकंड फेज में यानी द्वितीय चरण में प्रथम चरण के यानी ये जो चुनाव हुआ उसके 100 दिन के अंदर ही, उसके 100 दिन के अंदर ही जो लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, उनके चुनाव आयोजित होंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये जो समकालिक चुनाव है जिसका मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया कि क्या होता है, तो वन नेशन वन चुनाव के को मतलब सक्षम करने के लिए संसद में क्या होगा, 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। अब वो संशोधन क्या होगा, कैसे होगा, ये भी हमको समझना है। ये हमारे पॉलिटी का टर्म है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 आर्टिकल क्या कहता है, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, ये आर्टिकल 83 में है और इसमें हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या है, 172 किसके लिए है, राज्य विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की अवधि, वहां पे संसद के सदन की, ठीक है, वो 83 में है और 172 वाले में राज्य विधानमंडल की अवधि है। तो इन दोनों में संशोधन करते हुए क्या करना है, आर्टिकल 82 में क्या है, परिसीमन है, परिसीमन। तो उसी 82 का को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक क्या होगा, पुनः स्थापित किया जाएगा। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा, इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये जो संशोधन होगा तो इसमें ये कहो कि राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है तो वो नहीं होगी। सेकंड, जो दूसरा चरण में जो लोकल के लिए था, यानी कि नगर पालिका और पंचायत के चुनाव जो कि फर्स्ट फेज के 100 डेज के अंदर ही कराने जाने की बात हुई थी, तो उसमें क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि 100 दिनों के भीतर आयोजित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। और इस संशोधन के लिए आर्टिकल 368 में क्या है, संशोधन की बात की गई है। तो इस संशोधन के लिए मतलब उन उपयुक्त संशोधन के लिए आर्टिकल 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। वे 2 शर्तें कौन सी हैं 368 के तहत? पहला है कि दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना क्या है, अनिवार्य है। आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है। और सेकंड उनकी शर्त क्या है कि प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए, यानी कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान तो होना ही है, और उसी के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य संशोधन के क्या हो, पक्ष में होने चाहिए। अब जब दोनों सदनों में पारित हो जाएगा उसके बाद वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाएगा और सिग्नेचर से वो क्या हो जाएगा, वो विधेयक, पहले विधेयक वो होता है जो प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो उसके बाद वो अधिनियम बन सकेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे शॉर्ट में दिया है कि इसमें जो वन नेशन वन इलेक्शन था उसमें 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। और इसका गठन कब किया गया था वन नेशन वाले का, 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 को किया गया था। अब कौन कौन सदस्य थे इतना आपको नहीं देखना, बस यही देखना अध्यक्ष कौन है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा न्यूज़ है PM आशा। शॉर्ट फॉर्म में इसको आशा कहते हैं, लेकिन इसका हमको पूर्ण रूप जानना है, फुल फॉर्म जानना है। PM तो प्रधानमंत्री हो गया। A का मतलब क्या है, अन्नदाता, अन्नदाता। अब अन्नदाता है, अन्न देने वाले कौन है, किसान भाई हैं, ठीक है। जो किसान हैं, जो हमें अन्न देते हैं, जिसके कारण हम लोग जीते हैं, जिसके कारण हम लोग आगे अपनी सारे काम कर सकते हैं, तो मेन हमारे कौन है, यही है, अन्नदाता ही हैं। तो इनके लिए ये योजना रखी गई है, प्रधानमंत्री अन्नदाता। और एक A का मतलब क्या है, आय, आय यानी उनके लिए ये योजना की गई है जो हमारे अन्नदाता हैं, आय। और SH का मतलब हो गया संरक्षण, और A का मतलब अभियान, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये 2018 में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। कब की गई थी प्रधानमंत्री आशा को मंजूरी, 2018 में दी गई थी। जब जो बजट 2018 में पेश हुआ था उसमें इस योजना को प्रस्तुत किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, अन्नदाता यानी किसान को उनकी उपज का, वो जो उनकी उपज होती है उसके लिए क्या करना, लाभकारी मूल्य प्रदान करना।
क्योंकि मेन क्या है, उन्हें खुश रखना है, वो खुश रहेंगे तो सब खुश रहेगा। तो लाभकारी मूल्य प्रदान करना है और यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी प्रदान करने पर आधारित है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने पर आधारित है। आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, ये तो 2018 में आई थी, तो फिर चर्चा में क्यों आ गई? इसलिए चर्चा में आ गई कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इस योजना को आगे जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की कि इस योजना को अभी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, क्या होता है 15वें वित्त आयोग? 15वां वित्त आयोग का जो वित्त आयोग किस उसमें है, आर्टिकल में 280, अनुच्छेद 280 में है। और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान यानी कि 2025 से 26 तक, 2025 से 26 तक लगभग इसमें कितना करोड़ यानी 35,000 करोड़, कितना 35,000 करोड़ का व्यय होगा। तो ध्यान रखना है, इसके लिए 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 2025 से 26 तक कुल 35,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। और ये प्रधानमंत्री आशा के अंतर्गत क्या होगा, अब निम्न घटक में, पहले तो एमएसपी के तहत हो रहा था सब कुछ, अब इसमें 3 घटक और नए जोड़ दिए गए हैं। वो क्या है, वो है पीएसएस। पीएसएस का मतलब होता है मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम। सेकंड है मूल स्थिरीकरण कोष यानी पीएसएफ, पीएसएफ यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। थर्ड है मूल्य घाटा भुगतान योजना पीडीपीएस यानी प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। एंड फोर्थ है बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो अब ये नए घटक शामिल हो गए हैं, इनके तहत जो है अब इस योजना को और कंटिन्यू किया गया है। पीएम आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पादों हेतु उचित, अब इसमें क्या हो गया है कि अब फार्मर के साथ साथ अब फार्मर तो उपजा रहे हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है उसे भी तो खुश रखना है। नहीं तो जब यही नहीं खुश रहेगा तो बेचारा खरीदेगा क्या, कंज्यूम क्या करेगा? ठीक है, तो और फिर इनडायरेक्टली क्या होगा, इसका नुकसान होगा, फार्मर का नुकसान होगा। तो हमें फार्मर के साथ साथ क्या करना है, कंज्यूमर पर भी ध्यान देना है। तो इन किसानों को उनके उत्पादों हेतु उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाला जो उतार चढ़ाव है उसको भी नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तीसरा जो न्यूज़ है आपका इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जो बजट 2024-25 का प्रस्तुत किया गया, उसमें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, उन्होंने जनजातीय समुदाय है उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इस अभियान को आरंभ करने की घोषणा की। इसके तहत क्या है, जो जनजातीय बहुल गांव है, आकांक्षित जिले हैं, उनमें सभी जनजातीय परिवार को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें लगभग कितने 63,000, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे। और इस 63,000 गांव के लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों को क्या होगा, लाभ मिलेगा। अब आगे चलते हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी गई। और इस अभियान के लिए ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना, 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित। पहला तो 63,000 गांव शामिल होंगे और इस गांव के कम से कम 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। और इस अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। और ये कि इसमें जो केंद्रीय हिस्सा होगा वो 56,300 था। इतना नहीं याद रखना है कि केंद्रीय का हिस्सा क्या होगा राज्य का, बस इतना ओवरऑल आपको देखना है। ठीक है, लेकिन बस एक क्या है, एक मैंने क्या कहा था, सरसरी निगाह से देख लेना है। ये हो गया। अब इस अभियान में ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इस अभियान में जो 30 स्टेट हैं और यूटीज़ हैं, उनके जो जनजातीय बहुल गाँव वाले कितने जिले, 549। अब उसमें ये दे देगा, ऐसे दे सकता है 30 राज्यों के सभी गाँव, 30 राज्यों के मतलब जो हैं जितने गांव, जितने जिले हैं, जितने गांव सब शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब नहीं थे, बल्कि क्या है 30 राज्य और यूटीज़ के जनजातीय बहुल गांव वाले कितने 549 जिले और कितने ब्लॉक हैं 2740, यानी 2740 2740 ब्लॉक क्या होंगे, शामिल होंगे। कितना 549 जिले 2740 ब्लॉक शामिल होगा और 79,156 करोड़
परिव्यय होगा, 63,000 जनजातीय शामिल होंगे, जिसमें 5,63,000 गांव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ जनजातियों को क्या होगा, लाभ मिलेगा। इतना फैक्ट हो गया होगा तैयार। अब देखते हैं इस अभियान के अंतर्गत कितने कार्यक्रम शामिल हैं। 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें टोटल 17 मंत्रालयों के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, 10.45 करोड़ है। कितनी है, 10.45 करोड़ है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और देश में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है बायो राइड योजना को मंजूरी। बायो राइड योजना, इसको समझते हैं क्या है। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, पहले तो ये ध्यान रखना, विराग यानी कि जैव यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बी से बायोटेक्नोलॉजी, आई से इंडस्ट्री, आर से रिसर्च, ए से असिस्टेंट, सी से काउंसिल। ध्यान रखना है क्या, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो ये जो इसका जो आयोजन है वो कौन, बिराक यानी कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जो है ये ग्लोबल बायो इंडिया जो है ये किसके द्वारा, बिराक के द्वारा किया जाता है। और ये ग्लोबल बायो इंडिया 2024 यानी इस बार कौन सा संस्करण था, 4th संस्करण था, 4th संस्करण। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल बायो इंडिया का 4th संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में किया गया। अब हम ध्यान रखेंगे कि ये जो बायो राइड है, इस योजना को मंजूरी अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया, इसको मंजूरी दी गई। अब बायो राइड का फुल फॉर्म क्या है, बायो जैसा कि वही है, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, और राइड, बायो राइड यानी कि रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायो राइड, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी इसका जो है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास, इसका पूर्ण रूप यही है। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की दो योजना जैसे कि एक तो अनुसंधान और विकास है और दूसरा औद्योगिक और उद्यमिता विकास, इसका क्या किया गया है, विलय किया गया है। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया, ये तो है R&D प्लस I&ED यानी कि इनोवेशन एंड उद्यमिता विकास, ये जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो था, एक मिनट, ये क्या कहते हैं इसको, औद्योगिक और उद्यमिता विकास और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास का क्या किया गया, विलय किया गया है। और इस योजना में इसका विलय करके बायो राइड बनाया गया है। और इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। और इसका कार्यकाल जो 15वां वित्त आयोग है उसकी अवधि 2021-22 से 25-26 तक चलेगी। तो ये जो बायो राइड का कार्यान्वयन है इस 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान चलती रहेगी। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए एक आ गया है बायो E3। अब बायो वही बायोटेक्नोलॉजी। अब E3 में आपको ई से 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है, ई से इकोनॉमी, एक ई का मतलब इकोनॉमी, सेकंड इन्वायरमेंट, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। और ये भी एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से। बायो E3 नीति निम्न 6 व्यापक फोकस क्षेत्र पर आधारित होगी। वो कौन से 6 क्षेत्र हैं, जैव आधारित रसायन और एंजाइम, कार्यात्मक खाद्यों में स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर और इसका उपयोग, भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के, मेक इन इंडिया, चलिए ठीक है ये तो हो गया। भारतीय रेलवे ने भारत की जो
पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। भारतीय रेलवे ने जो पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी वो कौन थी? वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था ये? 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया था। और कहाँ से कहाँ तक? नई दिल्ली कानपुर। ये दे सकता है, इसमें बीच में कुछ और भी शहर का नाम डाल देगा। तो नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर रवाना किया था। नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर लॉन्च किया था। वंदे भारत की अधिकतम जो गति थी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने BEML, अब ये ध्यान रखना, BEML यानी कि इसका जो ये कहाँ पर है? BEML ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ये भी ध्यान रखना, BEML कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था और इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी क्या हुआ। अभी 16 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, ये क्या है? ये वंदे मेट्रो ट्रेन जिसका उद्घाटन अभी किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। और इस ट्रेन का संचालन कहाँ होगा? गुजरात में अहमदाबाद और भुज के मध्य किया जाएगा। कहाँ? अहमदाबाद से भुज के मध्य किया जाएगा। अहमदाबाद और भुज के मध्य। क्लियर? आगे चलते हैं हम। इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। इसका पुनर्नामकरण, इसका फिर नाम चेंज किया गया है और क्या कर दिया गया है? नमो भारत रैपिड रेल के रूप में। क्लियर? अब इससे क्या होगा कि शहरी जो मेट्रो ट्रेन होती हैं वो एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती हैं, जबकि नमो भारत रैपिड ट्रेन जो होगा, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो शहरी वाला जो था एक शहर की सीमा के अंतर्गत चलेगी, लेकिन नमो भारत रैपिड ट्रेन जो है ये अंतर शहर कनेक्टिविटी, इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मिशन मौसम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति दी। मिशन मौसम कितने वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया? 2 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है। और 2 वर्ष के लिए स्टार्ट के साथ ही इसमें 2000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। अब जब मिशन मौसम है तो इसका उद्देश्य भी सिंपल है कि क्या करना है? मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो मिशन मौसम है इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? मिशन मौसम का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो क्रियान्वयन जो होगा वो करेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन करेगा क्रियान्वयन? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो निम्न 3 संस्थान, इसके अंतर्गत जो 3 संस्थान होंगे वो इसको मुख्य रूप से क्रियान्वित करेंगे। वो कौन है? एक है IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग। दूसरा है IITM यानी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसको इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहते हैं। थर्ड है क्या है? NCMRWF यानी कि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानु केंद्र। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानु केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज, ऐसे दे सकता है। तो ये क्या लॉन्ग रेंज के लिए? नहीं, ये मीडियम रेंज। तो ये भी ध्यान रखना है कि मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। नोएडा में है। मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है। और मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता, हाई प्रेसिजन के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। आगे चलते हैं, ये लाइन भी देख लेते हैं। यह मिशन मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों और अन्य हितधारक की क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2019 में जो
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उनके द्वारा NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। 2019 में जो मिनिस्टर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो सिटीज़ हैं, क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में क्या करना, सुधार लाना है। और इसका उद्देश्य क्या था, 2019 में स्टार्ट किया गया था और 2019 से 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक हम क्या करेंगे, 2024 तक जो PM10 है, PM10 और PM 2.5 इनके स्तर में क्या करना है, 20 से 30% की कमी ले आएंगे। 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2019 में आया था, 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। 2024 तक कहा गया था कि जो PM10 है और PM 2.5 है, इसको क्या करेंगे, इसके स्तर में 20 से 30% तक की कटौती करेंगे। क्लियर। और इस NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 130 शहरों को लक्षित किया गया था। इसके तहत कितने, 130 शहर को टारगेट किया गया था। क्लियर। आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये 130 शहरों की रैंकिंग तैयार करने के लिए इसे किसने, जनसंख्या के आधार पर, इसे जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। तो श्रेणी 1 में क्या था, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 यानी कि मतलब क्या हो गया, 3 लाख जनसंख्या के आधार पर ना, 3 लाख से कम जनसंख्या, फिर 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या के आधार पर, एंड थर्ड क्या है कि 10 लाख प्लस 10 लाख से अधिक जनसंख्या के आधार पर ये रैंकिंग निर्धारित की गई। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, 7 सितंबर 2024 को कहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, जयपुर में। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में किस रिपोर्ट, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणाम की घोषणा की गई। और इसके लिए जो जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, इन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किए। अब आगे चलते हैं। श्रेणी 1 में यानी 10 लाख से अधिक, 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें किसको दिया गया, गुजरात के सूरत को दिया गया, मध्य प्रदेश के जबलपुर को दिया गया और उत्तर प्रदेश के आगरा को दिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि आप अगर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, यूपी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगरा को किसमें दिया गया, 10 लाख से अधिक वाले यानी टॉप श्रेणी 1 के तहत 3rd रैंक इसको प्रदान किया गया। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। और श्रेणी 2 के तहत, श्रेणी 2 यानी 3 से 10 लाख तक के जो जनसंख्या थी उसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को 1st रैंकिंग, महाराष्ट्र के अमरावती को 2nd रैंकिंग और उत्तर प्रदेश के झांसी को 3rd रैंकिंग दी गई है। वहीं 3 लाख से कम के तहत जो है उसमें उत्तर प्रदेश का रायबरेली है और तेलंगाना का नलगोंडा है और हिमाचल प्रदेश का नालागढ़ है। तो इतना नहीं, बस मेन जो फर्स्ट का तो पूरा ध्यान रखना है, लेकिन 2nd श्रेणी, 3rd श्रेणी का 1-2 आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं ये जो सर्वे जारी किया गया इसमें ओवरऑल में यूपी की जो स्थिति है उसमें आगरा, तो मैंने बताया था आगरा 3rd रैंकिंग पर है, आगरा 3rd पे है। वहीं लखनऊ जो है वो 4th रैंकिंग पे है और कानपुर 5th रैंकिंग पे है। ओवरऑल में आगरा मतलब 3, 4, 5 आगरा, लखनऊ, कानपुर। क्लियर। वहीं मेरठ जो है वो वर्स्ट स्थिति में, खराब स्थिति में है, सबसे नीचे है। क्लियर। और वहीं श्रेणी 3 में अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देख लीजिएगा कि सोनभद्र का जो अनपरा है श्रेणी 3 के तहत, ये श्रेणी 3 के तहत उत्तर प्रदेश में टॉप पर है, यानी कि ये वहाँ 3 लिखा है, ये 13 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, सोनभद्र का अनपरा ये 13 रैंक पे है। और श्रेणी 2 में कौन है ये आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये तो पता ही होगा, 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये स्वच्छ भारत मिशन भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है, ये सबको पता है।
ये मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच से मुक्त करने पर केंद्रित है। क्लियर। 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल नेचर में, नेचर एक पत्रिका है, उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ। उसमें क्या बताया, और इस लेख का शीर्षक क्या रखा गया था, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर, ये इसका शीर्षक था उस पत्रिका में जो लेख आया था। क्लियर। उसमें क्या बताया गया, सब नहीं देखना है, ठीक है, सब पढ़ने में कुछ जरूरत है, और ये सब आंकड़े बस मेंस में काम आएंगे कि आपको लिखना है, कभी क्वेश्चन आ गया इस तरीके का तो आपको वहाँ पे जरूरत है। लेकिन एक बार हम लोग थोड़ा बहुत बस नज़र डाल देते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुँच में प्रत्येक या मतलब ये नहीं कि आप इसको रटने बैठ जाओ, नहीं, बस एक बार देख लो। जिला स्तर पर शौचालय तक पहुँच में प्रत्येक 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर IMR में औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी और U5MR में 1.1% बिंदुओं तक की कमी दर्ज की गई। SBM के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन पर IMR में 5.3 और इसमें 6.8 की कमी दर्ज हुई। और इसके तहत प्रति वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में इसने स्वच्छ भारत मिशन ने योगदान दिया है। आगे चलते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है ये 17 सितंबर से इस बार चला है, 2 अक्टूबर 2024 तक चला। 27 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये अभियान स्वच्छता ही सेवा अभियान चला है और इसका आयोजन हर साल किया जाता है और 2 अक्टूबर इसका भारत दिवस से पहले किया जाता है, स्वच्छ भारत दिवस से पहले किया जाता है। यानी कि इस बार जो हुआ है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चला है। और इसका आयोजन कौन करता है, स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या रखी गई थी, स्वभाव, 4S इसमें ऐड किया गया था। 4S मतलब स्वच्छता, 4S में स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, ठीक है, ये क्लियर होगा। अब 23rd विधि आयोग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, विधि आयोग आगे आपका इस टॉपिक ये न्यूज़ आएगा। तो भारत का विधि आयोग क्या है, एक गैर सांविधिक निकाय है, गैर सांविधिक बॉडी है, निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के कौन से 23वें विधि आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई। और ये 23वें विधि आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने 3 वर्ष के लिए, यानी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए इसके गठन को मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे, अब सब आपको ये नहीं कि रखने बैठ जाओ, बस एक बार मैंने क्या कहा देख लो। तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हो गया, 4 पूर्णकालिक सदस्य हो गए, सचिव विधि कार्य विभाग, सचिव विधायी विभाग, पदेन सदस्य के रूप में 5 अंशकालिक सदस्य से अधिक नहीं। विधि आयोग का मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में स्थित होगा। और 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ऋतुराज अवस्थी थे। इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिए कि 22वें के कौन थे, ऋतुराज अवस्थी थे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा डिजिटल कृषि मिशन। अब डिजिटल है, यानी जो बजट हमारा पेश हुआ था पिछले साल का 23-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी 23-24 के बजट में। फिर जो अभी बजट आया 24-25 में, उसमें वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ, मतलब जो केंद्र सरकार होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो राज्य के साथ साझेदारी में अगले 3 साल के लिए कृषि के लिए DIP यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगी, को लागू करेगी। और इसके तहत किसान और उनकी भूमि को
कवर किया जाएगा। किसानों के साथ साथ अब क्या होगा, उनकी भूमि को भी कवर किया जाएगा। और इस डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में, कितने, ये ध्यान रखिएगा, कितने जिलों में, कितने डिस्ट्रिक्ट में, 400 जिलों में खरीफ का, कौन सा खरीफ, ये भी ध्यान रखना है, खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। और इसका लक्ष्य जो है कितने, 6 करोड़ किसानों को उनकी भूमि के साथ रजिस्ट्रियों को अपडेट कराना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी अभी 2 सितंबर को दी गई और इसके लिए पूरा जो खर्च है वो 2817 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें सेंट्रल का खर्च जो है ये है। तो इतना नहीं ध्यान रखना है, सेंट्रल का ये वो है स्कीम है, तो जो ज़्यादा खर्च होगा वो वही करेगी। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक और संरचना के स्वरूप पर आधारित है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, प्रौद्योगिकी का यूज़ करना है। क्लियर। अब क्या है, अभी देखा जाए तो वर्तमान में कृषि क्षेत्र और उनके किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थान पर बिखरे हुए हैं। तो इसी को क्या करना है कि एक स्थान पर लाना है। ये इसी का क्या है कि अब क्या होगा कि इससे कई डेटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रखरखाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसमें ये क्या करना है, इस मिशन के फलस्वरूप किसान बिना किसी जटिल कागजी कार्यवाही के लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें विभिन्न कार्यालयों या सेवा प्रदाताओं के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होने की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल कृषि मिशन की बात करें, ये यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक व्यापक योजना है, अम्ब्रेला स्कीम के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सके। और ये जो मिशन है, डिजिटल कृषि मिशन होगा, इसमें 2 मूलभूत स्तंभ हैं। 2 मूलभूत स्तंभ मेन 2 हैं, एक एग्री स्टैक और दूसरा क्या है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये 2 है। ये तो 2 मूलभूत हैं, लेकिन एक इसके अतिरिक्त एक और ऐड किया गया, मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग। ठीक है। अब इसमें क्या करें कि ये जो तीनों डिजिटल सार्वजनिक और संरचनाएं हैं, एग्री स्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग, इसको क्या करना है, किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को तो सक्षम बनाएगी, साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। अब ये एग्री स्टैक, ये किसान की पहचान, जैसे आधार कार्ड होता है जो पहचान बताती है, वैसे एग्री स्टैक होगा जो किसान की पहचान बताएगी। और इसमें 3 मुख्य घटक शामिल होंगे, किसानों की रजिस्ट्री, फार्मर्स रजिस्ट्री, भू संदर्भित गाँव के नक्शे होंगे और बोई गई फसल की रजिस्ट्री शामिल होगी। इस एग्री स्टैक में ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गाँव के नक्शे, बोई गई फसल की रजिस्ट्री। और एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। आधार कार्ड की ही तरह अब किसानों को एक किसान आईडी दी जाएगी, उनके लिए यह एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। और ये भी ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो किसान आईडी होगी, इसका रखरखाव कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। अगर यूटी होगा तो यूटीज़ प्रदेश द्वारा यूटी द्वारा वो किया जाएगा। क्लियर। यह किसान आईडी भूमि अभिलेख यानी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, पशुधन स्वामित्व है, बोई गई फसल है, प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान संबंधी डेटा से जुड़ी रहेगी। क्लियर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, जो किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वे का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में ये परियोजनाएं संचालित की गई हैं। वो 6 राज्य, तो ये देखना है कि जहाँ एग्ज़ाम होगा वो आपका राज्य है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यूपी के 2 हैं, एक है आगरा, एक मिनट, सॉरी ये नहीं है, ये इसमें आगरा नहीं, कहीं और पढ़ा था, सॉरी, फिर से मैं बता रही हूँ इसमें कि 6 राज्यों में ये परियोजनाएं संचालित की गई हैं। एक यूपी का क्या है, फर्रुखाबाद है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 6 राज्य हैं जो परियोजनाएं संचालित की गई हैं, उसमें यूपी का फर्रुखाबाद है, गुजरात का गांधीनगर है, एक मिनट, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें 6 राज्य हैं, कौन सा, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का बीड, हरियाणा का यमुनानगर, ध्यान रखिएगा यमुनानगर, हरियाणा का फतेहगढ़ साहिब पंजाब और तमिलनाडु का विरुधुनगर। क्लियर। फिर से इसको बता रहे हैं, फर्रुखाबाद यूपी, गांधीनगर गुजरात, बीड महाराष्ट्र, हरियाणा यमुनानगर, पंजाब फतेहगढ़ साहिब और विरुधुनगर तमिलनाडु। और इन 3 वर्ष के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
आगे क्या कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 से 25-26, अब इतना तो नहीं याद हो पाएगा, इतने आंकड़े बस एक बार देख लेना है कि 25-6 करोड़, उसके बाद 24-25 में 6 करोड़, फिर 25-26 में 3 करोड़, फिर 26-27 में 2 करोड़ किसानों को आईडी दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इतना नहीं कि रटने बैठ जाइए, बस जो जो मेन था वो मैंने वहाँ बता दिया। आगे चलते हैं। 2 वर्षों के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वे को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कृषि जो सेकंड जो महत्वपूर्ण स्तंभ था वो क्या है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। अब इसमें क्या होगा, फसल, मिट्टी, मौसम, जल संसाधन आदि पर रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। और थर्ड क्या था, मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग। और इस मिशन के तहत देश की लगभग कितनी 142, ये ध्यान रखिएगा, 142 मिलियन हेक्टेयर 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। और इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वे वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज का अनुमान करेगा। ये सब तो आप गैस भी लगा लोगे कि हाँ ये सब है। आगे चलते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी थी और यह देश में अर्धचालकों एवं डिस्प्ले पारितंत्र के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए कितना 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। अगर बात करें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है, किसके लिए की गई है, अर्धचालकों और डिस्प्ले पारितंत्र के विकास के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। इसका नेतृत्व अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग, बस इतना ध्यान रखिए कि ये मतलब कब शुरू की गई। आगे चलते हैं। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने कहाँ पर, ये ध्यान, अब यहाँ से आपको एकदम ध्यान रखना है कि ये जो अर्धचालक इकाई है इसकी स्थापना को मंजूरी अभी सितंबर 2024 में, इसके पहले भी की जा चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, फिर ये किया गया है कहाँ पर, गुजरात के साणंद में इसकी एक अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना कि, एक मिनट बता रही हूँ, ये देखिए जून 2023 में, इसके पूर्व जून 2023 में साणंद गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अब चलिए ये जो साणंद गुजरात में अभी किया गया है हाल ही में, तो ये इकाई किसके द्वारा स्थापित की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये स्थापित गुजरात के साणंद में की जाएगी। और यह प्रस्तावित जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। और इस इकाई की उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी। बस मोटा मोटा आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है। और इसके पूर्व मैंने बता ही दिया कि वहीं पर की गई थी माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को। दूसरा क्या है, 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक, 2 तो आप ऑलरेडी गुजरात के साणंद में देख लिए, ठीक है, इसके अतिरिक्त 3 और मंजूरी प्रदान की गई थी 29 फरवरी को। वो 3 कहाँ की गई थी, एक तो धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर, गुजरात के धोलेरा में की गई थी। दूसरा असम के मोरी गांव में की गई थी, जिसकी क्षमता 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी। और ये जो ये धोलेरा था गुजरात के, यह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी। और थर्ड साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई, ये भी ध्यान है, और इसकी 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन क्षमता होगी। तो इस तरीके से 5 टोटल, ठीक है, और 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे चलते हैं। भारत अमेरिका साझेदारी। 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को क्या क्या साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन। इसका उद्देश्य जो ITSI है, यानी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनोवेशन कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और विविधता लाने के लिए अवसर का पता लगाना है। और ये जो ITSI है, ये जो इसका उद्देश्य जो ITSI कोष के तहत वो है, इसका सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 में चिप्स अधिनियम के तहत किया गया था। ये ध्यान रखना है, इसका चिप्स यानी कि क्रिएटिंग हेल्पफुल, क्या है इसका जो फुल फॉर्म है, एक मिनट, चिप्स अधिनियम के तहत किया गया, यानी कि क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग हेल्पफुल
इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर, इसके तहत किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। पहला चीज़ तो पॉलिटी से जोड़ करके यहाँ कुछ फैक्ट दिए हैं, वो भी एक बार रिवीजन हो जाएगा कि 124 के तहत क्या है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आ गया था। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। 28 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस मनाया और स्थापना की हीरक जयंती वर्ष की शुरुआत की, हीरक जयंती वर्ष की डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की। 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 2025 को 75 मनाई जाएगी। क्लियर। अब यहाँ आ जाते हैं, अभी हाल ही में मतलब सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या किया, अनावरण किया। प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज है वो किस कलर का है, नीले रंग का है। ठीक है। और इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सुप्रीम कोर्ट के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। मेन चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि ध्वज में नीला रंग है, ध्वज किस कलर का, नीले रंग का है, और जो न्यायालय भवन है उसको सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है और उस गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। क्या दिया गया, अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। और ये जो संपूर्ण डिज़ाइन है उसको एक सर्कल द्वारा घेर दिया गया है, जिसके निचले भाग में क्या लिखा है, एक संस्कृत में श्लोक लिखा है, यतो धर्म ततो जया, यानी जहाँ धर्म है वहीं जीत है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यतो धर्म ततो जया, यानी जहाँ धर्म है वहीं जीत है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष सिक्का एवं स्मारक टिकट जारी, मतलब 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायिक पालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाढ़वड़, थोड़ा नाम लेने में टफ है। वाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास। टोटल देखा जाए वर्तमान में तो कुल 12 महापत्तन मेजर पोर्ट्स हैं जो पूर्ण रूप से किसके, केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन हैं और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित है। इतना तो ध्यान रखना है कि टोटल 12 वर्तमान में हैं जो केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन में है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। आगे चलते हैं। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने वाढ़वड़ जो कि कहाँ है, वाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास किया। कहाँ पर, महाराष्ट्र, नाम से ही लग रहा है महाराष्ट्र में है। वाढ़वड़ यानी महाराष्ट्र के पालघर जिले में। अगर बहुत डीपली पूछ लिया तो भैया आपको जान ही रहे हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ तक पूछ ले रहा है, कितनी डीप जा करके शुरू में नहीं, बस नहीं पूछेगा कि हाँ ये कहाँ है कैसे है। तो पूरा ध्यान रखना कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में कौन सा नगर है, दहाड़ू, ऐसे याद करो, दहाड़ रहा है, ठीक है, दहाड़ने से दहाड़ू नगर के निकट स्थित होगा। क्लियर, ये हो गया। अब इसमें क्या है, इस भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपए छोड़िए, हमें क्या मतलब कितना करोड़ है, बस इतना ध्यान रखना कि कहाँ ये है। अब ध्यान रखना इस परियोजना का निर्माण वाढ़वड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वाढ़वड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और ये जो वाढ़वड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड है ये JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है जिसमें उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 74 और 26% है। इस पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। वाढ़वड़ जो होगा सबसे बड़े गहरे जल वाले लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स में से एक होगा। निर्माण हो जाने के बाद यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। यह पत्तन पारगम्य समय और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अभी क्या है, NICDP 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर, ये चारों आपको ध्यान रखना है। धोलेरा गुजरात, औरंगाबाद महाराष्ट्र, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप जो है ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, एकीकृत पेंशन योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई
यूपीएस, यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना, वर्तमान में क्या जारी, एनपीएस जारी है, तो जो एनपीएस है, नेशनल पेमेंट सिस्टम है, उसके तहत लाभार्थी हैं, उनके पास यूपीएस पर स्विच करने का एक मुश्त विकल्प होगा। राज्यों को अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत लाने का विकल्प दिया गया है। और 25 अगस्त, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला राज्य जो बन गया है, दैट इज महाराष्ट्र। यह योजना कब से लागू होगी, चलिए तो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये तो हो गया, लेकिन लागू कब होगी, प्रभावी कब होगी, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। और इस योजना की विशेषता, ये ध्यान से काफ़ी समझिएगा, इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है। पहला तो है सुनिश्चित पेंशन की, यानी सुनिश्चित पेंशन यानी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले, जैसे कि मैं कोई कर्मचारी हूँ, ठीक है, और मेरा रिटायरमेंट हो गया, और मेरे रिटायरमेंट से पहले, यानी कि मेरे रिटायरमेंट के पहले के अंतिम 12 महीने में जो, और मेरा जो औसत मूल वेतन रहा होगा उसके 50% के समतुल्य जो है वो प्रदान किया जाएगा, मूल पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। क्लियर। और ये कब प्रदान किया जाएगा, 50% भी कब दिया जाएगा, जब हमने क्या किया हो, 25 वर्ष की सेवा कम से कम वहाँ दी हो, तब हमें ये 50% मिलेगा। क्लियर सॉरी। और 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से कम पेंशन दी जाएगी। अब फिर 25 वर्ष से कम किए रहेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, कम कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस सेवा के लाभार्थी आप कब होंगे, जब मिनिमम आप 10 वर्ष इस सेवा में लगे हों, तभी आपको इस सेवा का लाभ मिलेगा, इस पेंशन का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। अब क्या है, किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के, जैसे कि मुझे जो पेंशन मिल रहा था कि मैंने 25 वर्ष तक काम किया और मेरे सेवानिवृत्ति के पहले के जो 12 महीने मैंने काम किया था उसका क्या था, 50% दिया जा रहा था, ठीक है, उसका 50% दिया जा रहा था। तो अब 50% जो मुझे मिल रहा था अब जब मेरी निधन हो गई, ठीक है, मेरी डेथ हो गई, तो उस पेंशन के 60% के समतुल्य अब क्या होगा, इस 50 का जो हमें मिल रहा था उसका 60% जो होगा वो पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, अपने को ही मार दिया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगी बताने की। क्लियर। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने की गारंटी देता है। और ये जो सुनिश्चित पेंशन होगा, यह सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। ये अब यहाँ पे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट ये देख लेना है। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि के लिए भी पात्र होंगे। और इसके लिए क्या करना होगा कि कर्मचारी का योगदान वेतन मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का जो होगा वो 18.5% होगा। क्लियर। अब क्या है, नेक्स्ट है एनपीएस वात्सल, अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना आई है जिसका नाम है एनपीएस। इसमें जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट में इस बार पेश किया गया, और ये जो है एक अंशदान आधारित पेंशन होगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ अंश उसमें देना है, दान करना है। और ये किसके लिए, 18 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, और 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के पात्र होंगे, और जो इनको प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। और अधिकतम कुछ भी करिए, लेकिन न्यूनतम आपको 1,000 देना होगा, और अधिकतम आपके पास जितना उतना भी अंशदान कर सकते हैं। और इसके तहत माता पिता अभिभावक जो भी हैं उन अभिभावकों द्वारा अंशदान किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। और ये 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग, 1-2 पेज और देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। NIRF इंडिया रैंकिंग, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना, बस ये देखिए कि अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की गई। और ये जो है उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है,
यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी किया गया और यह रैंकिंग का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है और 8 श्रेणी में ये जारी की गई। 9वां संस्करण है, 8 श्रेणी में जारी की गई है। और वो 8 श्रेणी क्या है देख ही सकते हैं, समग्र है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय, अनुसंधान, नवाचार, ये सब है। ठीक है, 3 नई श्रेणियाँ जैसे राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि समग्र श्रेणी में लगातार छठे वर्ष आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कि लगातार ऐसे दे देगा लगातार 2 वर्ष या लगातार 5 वर्ष या 8 वर्ष, तो लगातार 6 वर्ष से ये क्या है, प्रथम श्रेणी इसको प्राप्त हुआ है। और अभियांत्रिकी विषय में आईआईटी मद्रास को लगातार 9वें वर्ष जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय श्रेणी में देखें तो आईआईसी बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये तीनों आपको लाइन बहुत अच्छे से याद करना है। वहीं देखिए ओवरऑल में बता ही दिया है, आईआईटी मद्रास, आईआईसी बेंगलुरु क्रमशः जो देखें आईआईटी बॉम्बे है। वहीं अगर बात करें यूपी में ओवरऑल में जो है टॉप पर कौन है, वैसे ऐसे देखा जाए तो यूपी में टॉप पर आईआईटी कानपुर है, लेकिन ओवरऑल में 5th रैंक पर है। वहीं बीएचयू जो है 11th पे है, अलीगढ़ 16th पर है। इंडिया रैंकिंग्स विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान जो है उसमें विश्वविद्यालय श्रेणी में बेंगलुरु है, आईआईसी बेंगलुरु है, कॉलेज में हिंदू कॉलेज, अनुसंधान में आईआईसी बेंगलुरु है, नवाचार में बॉम्बे है, मुक्त श्रेणी में इग्नू है। तो ये सब है, ये सब रटने वाली चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ को समझाने वाली चीज़ें नहीं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक को मानवीय हस्तक्षेप के कारण होने वाले पारिस्थितिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया। और ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को इसके लिए 4 आवश्यक स्तंभ पर ये आधारित किया गया है। वो 4 कौन सा है? एक है आपका वायु, एक है आपका जल, एक है आपका मृदा और एक है आपका वन। इसी पर जीवन है, वायु जल मृदा वन। क्लियर? आगे चलते हैं। उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया। काफ़ी किसने लॉन्च किया है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। और इस सूचकांक का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना, लिंकिंग इकोलॉजी विथ इकोनॉमी। इसके तहत वही 4 मुख्य घटक जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले साल 2-3 क्वेश्चन आ गया था, उठा करके घुमा फिरा करके वहीं से आ गया था। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन 2018 में किया गया था पहले। क्लियर? और ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र और यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की पहल है। ये कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ये दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट हो गया 2018 से, और नीति आयोग की पहल है। आगे चलते हैं। इस बार जो जारी किया गया इंडेक्स वो कौन सा संस्करण है? 4th संस्करण है। ये तीसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस बार जो इंडेक्स को लॉन्च किया गया वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी उनके द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर? इसकी थीम क्या रखी गई? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास, टुवार्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर? अगर हम बात करें एसडीजी इंडिया इंडेक्स का, ये जो 4th संस्करण है 2023-24, ये 16 लक्ष्यों और 16वें और 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उपलक्ष्यों और 113 संकेतों पर आधारित है। 16 लक्ष्यों और 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उपलक्ष्यों और 113 संकेतक पर आधारित है। ठीक है? इसके तहत 4थे संस्करण तहत प्रत्येक राज्य और यूटीज के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना की गई है। और ये जो है इसको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है: आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी, लक्ष्य प्राप्तकर्ता। क्लियर? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर कितना दर्ज किया गया? 71 दर्ज किया गया है। आगे चलते हैं। एसडीजी इंडिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 2023-24 में देश के सभी राज्यों
के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज हुआ है। सभी, अब दे देगा तो हमें लगा नहीं सभी तो नहीं होगा, कुछ ही होगा, नहीं, सभी राज्यों ने स्कोर दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य, जो सुधार दर्ज किए गए, सबसे ज़्यादा सुधार तो सभी ने किया, लेकिन सर्वाधिक सुधार यानी उत्तर प्रदेश पहले सबसे नीचे था, ठीक है, वो क्या है, सुधार की दृष्टि से टॉप पर आ गया है। तो यूपी 25 स्कोर की वृद्धि किया है, और उस हिसाब से वृद्धि के स्कोर में देखा जाए दर्ज करने में उत्तर प्रदेश है, सेकंड जम्मू है, थर्ड उत्तराखंड है। ये टॉप 3 ध्यान रख लिए, यूपी, जम्मू और उत्तराखंड, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में जो टॉप रैंकिंग हासिल की है 79, दैट इज ये मतलब अगर संयुक्त की बात करें तो केरल और उत्तराखंड है, जो कि सेम रैंकिंग के हिसाब से। वहीं यूटीज में टॉप पर कौन है, वो है चंडीगढ़। ये देखिए, केरल उत्तराखंड 79, नेक्स्ट तमिलनाडु, फिर गोवा, इस तरीके से है। वहीं अगर ये बात करें कि अंतिम 6 रैंक पर स्थित राज्य, वो है बिहार, झारखंड, ये सब हैं। और केंद्र शासन में देखें तो चंडीगढ़, पुदुचेरी टॉप पर है। अब देखिए, आकांक्षी में कोई राज्य नहीं है। अच्छा प्रदर्शन में नागालैंड है। अब इन सब में देख लीजिए कि क्या है। अग्रणी राज्यों में आप लोग का है राज्य की नहीं है, उत्तर प्रदेश है, तो ये है अग्रणी में, ठीक है। वहीं लक्ष्य प्राप्त करता, लक्ष्य तो कोई प्राप्ति नहीं कर सकता है, कर ही नहीं पाएगा, उतना काम ही करने वाले नहीं है। आकांक्षी में देखें तो कोई नहीं है, अच्छा प्रदर्शन कोई नहीं है केंद्र शासित में। अग्रणी में देख लीजिए, लक्ष्य प्राप्त करता कोई नहीं है। यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है, जो 17 लक्ष्य हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। लक्ष्य 1 क्या है, गरीबी उन्मूलन से है। लक्ष्य 2 क्या है, भुखमरी की समाप्ति है। लक्ष्य 3 क्या है, आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। लक्ष्य 4 क्या है, शिक्षा से संबंधित है। लक्ष्य 5 क्या है, लैंगिक समानता से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है। लैंगिक समानता के दृष्टिकोण में टॉप जो है वो नागालैंड और लक्षद्वीप है। लक्ष्य 6 स्वच्छ जल स्वच्छता से संबंधित है। लक्ष्य 7 जो है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। इसमें आपका देख लीजिएगा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश तो नहीं है, बिहार भी नहीं है। लक्ष्य 8 जो है हिमाचल प्रदेश, लक्ष्य 8 जो है आर्थिक विकास से संबंधित है। लक्ष्य 9 जो है नवाचार बुनियादी ढांचा से संबंधित है। 10 जो है असमानता में कमी। 11 सतत शहर समुदाय। 12 उपभोग एवं उत्पादन से संबंधित। 13 जलवायु कार्यवाही से संबंधित, कई बार पूछा है लक्ष्य 13। 14 जल के नीचे जीवन। 15 भूमि पर जीवन। और लक्ष्य 16 जो है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस जो है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, ये आपको देखना है कि यहाँ पे आंतरिक गड़बड़ी, मतलब इसमें गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी हो गई, आंतरिक गड़बड़ी हो गई है कि इसको क्या हुआ, इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया था और सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया था, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसी स्थितियाँ जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय संकट में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल लगाया जा सकता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है, आपातकाल की दृष्टि से। और संविधान के किस में है, ये 18वें भाग में जो है आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और 352 से 360 में इसका उल्लेख है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। सर्वप्रथम कहाँ लगा था, भारत चीन युद्ध 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक चला था। और दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में घोषित किया गया था। और उसके बाद क्या है, 25 जून 1975 को किया गया था। और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू हुआ था। और दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त कर दिया गया था। अब क्या है, जो संविधान हत्या दिवस उसको 25 जून को घोषित किया गया है। और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये सब छोड़िए, बस ये ध्यान रखें 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया, उक्त आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये घोषित किया गया। और इसमें क्या है, 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर केंद्र सरकार द्वारा भारत की लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था। तो ये सब यहाँ पूरा दिया हुआ है, बस देख लीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री। भारत ने इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय, ओम बिरला ने क्या बताया कि काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार दिया। हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात करें तो 17 सितंबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। और इसको क्या है कि हैदराबाद को मुक्त करने वाले शहीदों की याद में और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे चलते हैं।
ये निज़ाम के अधीन था हैदराबाद, पता ही है। और 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही के बाद निज़ाम के शासन से ये मुक्त करा दिया गया था हैदराबाद। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। बहुत ज़्यादा नहीं आपको देखना, बस इसमें ये देख लीजिए कि भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया और ये अब एआई से संबंधित है, तो ये थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा लेंगे कि हाँ क्या क्या है इसमें। और ये 7 स्तंभ पर आधारित है और ये जो है बहुहितधारक पहल है जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था और GPAI के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है। आगे चलते, एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाए जाने की घोषणा की गई है। एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव है, क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपनाया गया और इसका अर्थ है इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट जरूर जल्दी लाएंगे। बस अगर ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अगर समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। बस अपने हिसाब से मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में और जल्दी जल्दी कवर करनी, आज पहला दिन था तो थोड़ा टाइम लग गया समझाने में, बाकी अब जल्दी जल्दी कवर करेंगे चीज़ों को ताकि आपका रिविज़न हो जाए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।